हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम 9th स्टैंडर्ड हिंदी दूसरी इकाई का चैप्टर नंबर 7 शिष्टाचार, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर या न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब आइए क्विकली स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शिष्टाचार का मतलब होता है एटिकेट्स, जिसको कहते हैं मैनर्स भी कहा जाता है जिसको। तो अगर आप चाहें तो इसका मीनिंग लिख लो। इसका मतलब एटिकेट्स हो सकता है, मैनर्स हो सकता है, आदत, चाल ढाल। इसके लेखक है भीष्म साहनी। आइए उनका परिचय समझ लेते हैं पहले। उनका जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ है और जगह रावलपिंडी। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है अविभाजित भारत, इसका मतलब अनडिवाइडेड, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब डिवीजन नहीं हुआ था तब उनका जन्म हुआ है रावलपिंडी में। अब ये एरिया पाकिस्तान में है, तो डिवीजन से पहले उनका जन्म हुआ है रावलपिंडी में और मृत्यु इनकी हुई है 11 जुलाई 2003 में। परिचय में क्या दिया देखो। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भीष्म साहनी जी ने सामाजिक विषमता, संघर्ष, मानवीय करुणा, मानवीय मूल्य, नैतिकता को अपनी लेखनी का आधार बनाया। बहुमुखी प्रतिभा यानी मल्टी टैलेंटेड भीष्म साहनी जी ने काफी एरिया में लेखन किया हुआ है, जिसमें से बताते हैं कि सामाजिक विषमता, इसका मतलब क्या है। सामाजिक का मतलब सोशल होता है, विषमता का मतलब होता है इन इक्वेलिटी। समाज में जो इनइक्वालिटी चल रही है, अक्सर लोग काला गोरा, अमीर गरीब भेदभाव करते हैं ना, तो उस टॉपिक पर इन्होंने लेखन किया हुआ है। संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, लोगों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, कोई भी बात को लेकर मुठभेड़ हो जाती है, तो संघर्ष का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप चाहे तो साइड में लिख लो। मानवीय करुणा, इसका मतलब होता है ह्यूमन कंपेशन। अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है मानवीय करुणा में, जैसे अवेयरनेस है, फीलिंग है, मोटिवेशन है, एक्शन है, कनेक्शन है। तो लोगों के बीच में ये जो होता है, उस टॉपिक पर भी इन्होंने काफी लिखा हुआ है। मानवीय मूल्य, ये तो आप सभी को पता होगा, ह्यूमन वैल्यूज। और नैतिकता का मतलब होता है मोरालिटी, मतलब अच्छा बुरा, गुड बैड, ये सारी चीजों पर इन्होंने काफी लेखन किया हुआ है और उसी को आधार बनाकर ये लिखते थे। प्रमुख कृतियां, मेजर वर्क कहाँ कहाँ पर किया इन्होंने। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, निशाचर आदि, ये कहानी संग्रह। यहां से लेकर यहां तक ये जो दिया गया है कहानी संग्रह, कहानी संग्रह का मतलब होता है स्टोरी कलेक्शन। उसके बाद झरोके, तमस, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर आदि, ये उपन्यास है। उपन्यास का मतलब होता है नॉवल। कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी आदि, ये है नाटक। नाटक का मतलब सभी को पता है ड्रामा। आज के अतीत, ये क्या है, ये आत्मकथा है। आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी। तो इन्होंने ऑलमोस्ट सभी फील्ड में लेखन किया हुआ है, राइटिंग की हुई है। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ये मेजर वर्क है, याद रखिएगा इसको। गद्य संबंधी यानी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या दिया गया है, उसको समराइज वे में यहाँ पर बताएंगे। चरित्रात्मक कहानी क्या होता है, इसका मतलब जो कैरेक्टर पर स्टोरी है। आपको कहा जाता है, कभी आपने सुना भी होगा कि चरित्र, चरित्र का मतलब कैरेक्टर, कहानी का मतलब स्टोरी। तो जो कैरेक्टर वाली स्टोरी है उस पर बेस है ये आपको जो चैप्टर दिया गया है। जीवन की किसी घटना का रोचक एवं चित्रपूर्ण वर्णन चरित्रात्मक कहानी होती है। मतलब जीवन में आपके कोई भी एक ऐसी स्टोरी जो घटना हो चुकी है, कोई ऐसी कहानी बन चुकी है, उसको कैरेक्टर स्टोरी कहा जाता है। शिष्टाचार कहानी के माध्यम से साहनी जी ने पति पत्नी, नौकर मालिक के संबंध, उनके प्रति दृष्टिकोण, नौकर का अपने मालिक के प्रति कर्तव्य बोध, अनजाने में किए गए कार्य का पश्चाताप आदि विविध स्थितियों को बड़े ही मनोरंजक एवं मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। ये जो पर्टिकुलर आपको चैप्टर दिया गया है शिष्टाचार यानी कैरेक्टर के ऊपर दिया गया है, इस कहानी में पति पत्नी, नौकर, हस्बैंड वाइफ, नौकर मालिक। नौकर जो होता है आप सभी को पता है सर्वेंट, और मालिक जो उसके घर वाले होते हैं, जो उसको पैसे वगैरह पे करते हैं। तो नौकर और मालिक के संबंध में क्या रिलेशन है, कैसे उनके बीच में उनका नजरिया क्या है, नौकर अपने मालिक के काम को किस तरीके से वो करता है, अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उनको पश्चाताप भी हो जाता है, पछताते भी हैं। और फिर उसके बाद में अलग अलग जो स्थितियां आती हैं, उसको बड़े ही मनोरंजक यानी एंटरटेनिंग वे में बताया गया है। और उसके बाद में मार्मिक यानी बहुत ही टची ढंग से आपको ये प्रस्तुत की गई है कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। यहां से स्टार्ट होती है, मैं रीड कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। जब 3 दिन की अथक खोज के बाद बाबू राम गोपाल एक नौकर ढूंढ कर लाए तो उनकी क्रुद्ध श्रीमती और भी बिगड़ उठी। पलंग पर बैठे बैठे उन्होंने नौकर को सिर से पांव तक देखा और देखते ही मुंह फेर दिया। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, उसका भी मीनिंग मैं आपको बताता चलता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लो। अतक का मतलब होता है बिना थके। पति पत्नी में ये पति हैं रामगोपाल, उन्होंने 3 दिन खोज किया बिना थके नौकर को, और फाइनली उनको नौकर मिल जाता है। तो जब 3 दिन के बाद नौकर मिल जाता है, उसके बाद उनकी जो श्रीमती, उनकी जो वाइफ है, और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। क्यों बिगड़ती है वो आगे आपको पता चलेगा। तो पलंग पर बैठ कर ही, मतलब बेड पर बैठे बैठे ही उन्होंने नौकर को सर से पैर तक देखा, उनकी वाइफ ने, और मुंह फेर लिया। यह वन मानुस कहाँ से पकड़ लाए हो, इससे मैं काम लूंगी या इसे लोगों से छिपाती फिरूंगी। इसका उत्तर बाबू राम गोपाल ने दिया, जानती हो तलब क्या होगी, केवल 12 रुपए।
सस्ता नौकर तुम्हें आजकल कहाँ मिलेगा। तो जैसे ही उनकी वाइफ ने नौकर को देखा तो उनके मुंह से क्या निकला कि ये बनमानुस। बनमानुस क्या होता है, जो बड़े बड़े चिंपैंजी होते हैं, बंदर होते हैं, उनको बनमानुस कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये बनमानुस कहाँ से पकड़ लाए हो, इससे मैं काम लूंगी या लोगों से छिपाती फिरूंगी। मतलब ये जो नौकर है इसको मुझे काम लेना अलग और लोगों से छुपाना भी पड़ेगा, तो इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हो। तो इसका जवाब राम गोपाल यानी जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने क्या कहा कि ये बहुत ही सस्ते में मिला है, 12 रुपए केवल हमें इसको देना है, और आजकल सस्ते नौकर मिलते भी नहीं है। तो ये मनाने की उन्होंने कोशिश की, तो काम भी वैसा ही करता होगा, श्रीमती बोली। अब जब पैसे कम ले रहा है, सस्ता है, तो काम भी वैसा ही करेगा, ऐसा उनकी वाइफ ने उनको जवाब दिया। यह मैं क्या जानूं, नया आदमी है, अभी अपने गांव से आया है। श्रीमती जी की भौं में चढ़ गई, तो इसे काम करना भी मैं सिखाऊंगी। अब मुझ पर इतनी दया करो, जो किसी दूसरे नौकर की खोज में रहो, जब मिल जाए तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो उनकी वाइफ जो है वो काफी चिड़ी भी होती है, उन्हें नौकर पहले ही नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो ऐसा मिलता है कि वो उन्हें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है। और फिर जब आपस में बात होती है हस्बैंड वाइफ की, तो वो कहती है कि ये जो नया आदमी है इससे काम भी मैं ही सिखाऊंगी क्या, ये गांव से आया है तो इसे सब काम मुझे सिखाना पड़ेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन होता है, और ये गुस्से में बोलते हैं। फिर वो कहती है कि आप दूसरे नौकर की तलाश में रहो, जैसे ही नया नौकर मिल जाएगा इसको हम बदल देंगे। बाबू राम गोपाल तो यह सुनकर अपने कमरे में चले गए, और श्रीमती दहलीज पर खड़े नौकर का कुशल क्षेम पूछने लगी। नौकर का नाम हेतु था और शिमला के नजदीक एक गांव से आया था। चपटी नाक, छोटा माथा, बेतरा से दांत, मोटे हाथ और छोटा सा कद। श्रीमती ने गलत नहीं कहा था। नाम पता पूछ चुकने के बाद श्रीमती अपने दाएं हाथ की उंगली पिस्तौल की तरह हेतु की छाती पर दाग कर बोली, अब दोनों कान खोलकर सुन लो, जो यहाँ चोरी चकारी की तो सीधा हवालात में भिजवा दूंगी, जो यहाँ काम करना है तो पाई पाई का हिसाब ठीक देना होगा। तो जैसे ही उनकी वाइफ और बिगड़ने लगी, तो हस्बैंड जो है वो अपने कमरे में चले जाता है, और नौकर को सवाल जवाब वो उनकी वाइफ करने लगती है। कुशल क्षेम का मतलब होता है जो जनरल जानकारी होती है, जैसे आप कहाँ से हो, क्या नाम है, वो सारी चीजें उसको कहते हैं कुशल क्षेम। आगे लिखा हुआ भी है, देखो, नौकर का नाम हेतु था, शिमला के नजदीक एक गांव से आया था, और जो उसका कद काठी था वो बड़ा ही अजीब था। कुछ लोग होते हैं ऐसे, लोगों को नाम नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये नेचुरली ऐसे होते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, चपटी नाक, मोटा माथा, बेतरा के दांत। तो कुछ इस तरीके का उसका दिखावा था, बाहरी दिखावा इस तरीके का था कि जिसे देखकर आजकल लोग पसंद नहीं करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर इंट्रो दिया गया है कि कैसा दिखता है। तो श्रीमती जो उसके बारे में कह रही थी वो गलत नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं, बट हमें किसी को ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए। तो नाम वगैरह पूछने के बाद उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में वार्निंग दी गई श्रीमती द्वारा कि अगर तुम्हें यहाँ पर काम करना है तो हर एक चीज की आपको हिसाब देनी पड़ेगी, पाई पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा, और यहाँ पर चोरी चकारी नहीं चलेगी। अगर आप चोरी वगैरह करोगे तो आपको हवालात में भिजवा देंगे। इस तरीके से उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग मिल गई। श्रीमती जी का विचार नौकरों के बारे में वही कुछ था जो अक्सर लोगों का है कि सब झूठे, गलीज और लंपट होते हैं, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, सभी झूठ बोलते हैं, सभी पैसे काटते हैं, और सभी हर वक्त नौकरी की तलाश में रहते हैं। जो मिल जाए तो उसी वक्त घर से बीमारी की छुट्टी मांग लेते हैं। श्रीमती जी का व्यवहार नौकरों के साथ नौकरों का सा ही था। यों भी घर में उनकी हुकूमत थी। जब उन्हें पति देव पर गुस्सा आता तो अंग्रेजी में बात करती, और जब नौकर पर गुस्सा आता तो गालियों में बात करती। दोनों की लगाम खींच कर रखती। उनकी तेज नजर पलंग पर बैठे बैठे भी नौकर के हर काम की जानकारी रखती कि नौकर ने कितना घी इस्तेमाल किया, कितनी रोटियां निगल गया है, अपनी चाय में कितने चम्मच चीनी उड़ेली है। जासूसी नॉवलों की शिक्षा के फलस्वरूप उन्हें नौकरों की हर क्रिया में षड्यंत्र नजर आता था। तो इस पैराग्राफ में श्रीमती जी के बारे में कुछ अच्छी बातें और कुछ नेगेटिव बातें बताई गई हैं। नौकरों के बारे में उनका जो विचार था वो अक्सर जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही था कि सब जो है झूठ बोलते हैं, गलीज होते हैं यानी गंदे होते हैं, और लंपट होते हैं यानी आलतू फालतू हरकतें करते हैं। इसीलिए किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी झूठ बोलते हैं और सभी पैसे काटते हैं। जब उनको कोई सामान वगैरह लेने के लिए भेजा जाए बाहर, तो क्या करते हैं कि उसमें से कुछ ना कुछ पैसे रख लेते हैं, मार लेते हैं, और इसी तरीके से झूठ भी बोलते हैं। इसी तरह दूसरी नौकरी की तलाश में भी होते हैं। जैसे ही दूसरी नौकरी मिल जाए, छुट्टी का बहाना कर लेते हैं कि तबीयत वगैरह खराब है, और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और दूसरी नौकरी पकड़ लेते हैं। तो इस तरीके से उनके जो विचार थे बहुत ही क्लियर थे कि जो नौकर होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, इसीलिए उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। और वैसे भी वो घर में जो है उनका ही हुक्म चलता था। हस्बैंड पर अगर गुस्सा निकालना है तो इंग्लिश में बात होती थी, अंग्रेजी में बात करके उनको डराया जाता था, गुस्सा निकाला जाता था। और अगर कभी नौकर पर गुस्सा आ जाए तो गालियां भी उसी तरीके से निकलती थी। तो दोनों की लगाम जो है खींचकर रखी हुई थी और बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। और उनकी नजर जो है हमेशा नौकरों पर होती थी कि वो क्या कर रहे हैं, कितना घी इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी रोटियां उसने खा ली है,
वो सारी चीजें जो है नोट करते रहते थे, पलंग पर ही बैठे रहे बट उनकी नजर हर जगह होती थी, इस तरीके से बताया जा रहा है। और हर एक नौकर को वो गलत नजर से यानी शक की नजर से ही देखती थी कि कोई भी ईमानदार हो, इस तरीके से उनकी थिंकिंग नहीं थी। सबको वो चोर या फिर नेगेटिव में ही समझते थे सब नौकरों के बारे में। आगे क्या होता है देखो, काम चलने लगा, हेतु आरोप तो था ही, उस पर उजड़ और गवार भी निकला। उसके मोटे मोटे स्थूल हाथों से कांच के गिलास टूटने लगे, पर्दों पर धब्बे पड़ने लगे और घर का काम अस्त व्यस्त रहने लगा। श्रीमती दिन में 10-10 बार उसे नौकरी से बर्खास्त करती, पर तब भी हेतु की पीठ मजबूत थी। दिन कटने लगे और बाबू राम गोपाल की खोज दूसरे नौकर के लिए शिथिल पड़ने लगी। नौकर उज्जड़ और आरूप था, पर दिन में केवल 2 बार खाता था। उस पर वेतन केवल 12 रुपए, जो किसी चीज का नुकसान करता तो उसकी तनख्वाह कटती थी। दिन बीतने लगे, हेतु के कपड़े मैले होकर जगह जगह से फटने लगे, मुंह का रंग और गहरा होने लगा और गांव का भोला धीरे धीरे एक शहरी नौकर में तब्दील होने लगा। इसी तरह 3 महीने बीत गए। अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है वैसे वैसे उससे कुछ गलतियां भी होती है, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो गांव का था, गवार था, तो उसको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। कभी कभी उससे ग्लास गिर जाता था, ग्लास टूट जाता था, कभी उसके हाथों से पर्दे वगैरह पर धब्बे लग जाते थे। तो ऐसा जब भी होता था तो उसके ऊपर गुस्सा निकाला जाता था और उसको दिन में 10-10 बार बर्खास्त यानी नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन वो भी बेचारा मजबूर था, उसके पास कोई और काम नहीं था, तो वो नौकरी छोड़कर नहीं जाता था, अपना काम दिल से करने की कोशिश करता था। इसी तरीके से 3 महीने बीत गए और जो उनके हस्बैंड की कोशिश थी कि वो दूसरा नौकर ढूंढेंगे, दूसरा नौकर लाएंगे, वो भी फीकी पड़ने लगी। देखो यहाँ पर दिया है शिथिल, इसका मतलब होता है ढीला पड़ना, थक जाना या फिर ढील पड़ जाना, ढीला हो जाना। उनकी जो कोशिश थी वो ढीली पड़ गई थी, क्योंकि इससे काम चल ही रहा था। तो ऐसे 3 महीने बीत गए और जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ने लगा वो गांव का नौकर अब चेंज होकर शहर का नौकर बनने लगा। पर यहाँ पूछ कर श्रीमती एक भूल कर गई। श्रीमान और श्रीमती जी का एक छोटा सा बालक था, जो अब 4-8 बरस का हो चला था और प्रथानुसार उसके मुंडन संस्कार के दिन नजदीक आ रहे थे। पूरे घर में बड़े उत्साह और प्यार से मुंडन की तैयारियां होने लगी। बेटे के वात्सल्य ने श्रीमती जी की आंखें आटे, दाल और घी से हटाकर रंग बिरंगे खिलौनों और कपड़ों की ओर फेर दी। शामियाने और बाजे का प्रबंध होने लगा। मित्रों संबंधियों को निमंत्रण पत्र लिखे जाने लगे और धीरे धीरे चाबियों का गुच्छा श्रीमती जी के दुपट्टे के छोर से निकलकर नौकर के हाथों में रहने लगा। तो कहानी में एक और चीज इंक्लूड होती है, उनका एक बेटा था श्रीमती और श्रीमान जी का, वो 8 साल का हो चला था, यानी 8 बरस का हो गया था। और ये प्रथा होती है, रिवाज होता है, हर एक के घर का, हर एक खानदान का अलग अलग रिवाज होता है। तो यहाँ पर उनका एक रिवाज था कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसका मुंडन करवाया जाता है, यानी बाल वगैरह निकालते हैं और एक फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन जब होने वाला था तो उनकी जो नजर है वो नौकर पर ज्यादा नहीं रहने लगी, क्योंकि वो फंक्शन में ज्यादा फोकस करना चाह रही थी। तो इसीलिए उन्होंने उस नौकर पर, हेतु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फंक्शन की तैयारियों में वो बिजी थी, किसे बुलाना है, जब भी फंक्शन होता है तो ये सारी इनविटेशन किसको देने हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो इसी फंक्शन के बिजीनेस में क्या होता है कि जो श्रीमान या फिर श्रीमती जी के पास जो चाबियों का गुच्छा होता है वो अब नौकर के पास रहने लगा। या तो मालिक के पास होता है यानी हस्बैंड के पास होता है, या तो वाइफ के पास होता है। तो यहाँ पर वाइफ के पास था, लेकिन जब वो ज्यादा बिजी रहने लगी तो क्या हुआ कि नौकर के पास उन्होंने चाबियों का गुच्छा दे दिया। आखिर वो शुभ दिन आ पहुंचा। श्रीमान और श्रीमती के घर के सामने बाजे बजने लगे। मित्र संबंधी मोटरों व टांगों पर बच्चे के लिए उपहार ले लेकर आने लगे। फूलों, फानुसों और मित्र मंडली के हास्य विनोद से घर का सारा वातावरण जैसे खिल उठा था। श्रीमान और श्रीमती काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं थी। तो आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन उनके बच्चे का वो फंक्शन होता है। तो जितने मित्र थे, संबंधी थे, यानी रिलेटिव थे, दोस्त थे, वो सारे उनके घर आने लगते हैं। कोई मोटर में आता है, कोई टांगे में आता है और बच्चे के लिए उपहार यानी गिफ्ट वगैरह लेकर आते हैं। सारी चीजें वहां पर अच्छी चलती रहती हैं और इतने वो बिजी हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ के, उन्हें पसीना पोंछने की भी फुर्सत नहीं होती है। एन उसी वक्त हेतु कहीं बाहर से लौटा और सीधा श्रीमान के सामने आ खड़ा हुआ। हुजूर, मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे घर जाना है। श्रीमान उसी वक्त दरवाजे पर खड़े अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। हेतु के इस अनोखे वाक्य पर हैरान हो गए। क्या बात है हुजूर, मुझे घर बुलाया है, मुझे आप छुट्टी दे दें। छुट्टी दे दें? आज के दिन तुम्हें छुट्टी दे दूं? श्रीमान का क्रोध उबलने लगा। जाओ अपना काम देखो, छुट्टी वुट्टी नहीं मिल सकती। मेहमान खाना खाने वाले हैं और इसे घर जाना है। हेतु फिर भी खड़ा रहा, अपनी जगह से नहीं हिला। श्रीमान झुंझला उठे।
तो जब मेहमान आते हैं उसी ऐन वक्त पर हेतु आता है, नौकर आता है और छुट्टी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए और घर जाना है। तो ये कहते हैं कि इस वक्त तुझे छुट्टी क्यों चाहिए? इतने सारे मेहमान हैं, उन्हें देखना है, उनका स्वागत करना है, खाना वगैरह खिलाना है, ऐसे ऐन मौके पर तू छुट्टी कैसे मांग सकता है? तो तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। और ये बहुत ही क्रोध में, मतलब गुस्से में कहा उन्होंने। लेकिन वो जो है नौकर ढीठ था, वो नहीं जाता है, वो वहीं खड़ा रहता है और छुट्टी की जिद करने लगता है। आगे क्या होता है देखो, जाते क्यों नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी जब हेतु ठस से बस न हुआ तो श्रीमान का क्रोध बेकाबू हो गया और उन्होंने छूटते ही हेतु के मुंह पर एक चाटा दे मारा। तो वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने नौकर को एक चाटा यानी चमाटा मार दिया। उल्लू के पट्टे, ये वक्त तूने छुट्टी मांगने का निकाला है। चाटे की आवाज दूर तक गई। बहुत से मित्र संबंधियों ने भी सुनी और आंखें उठाकर भी देखा, मगर यह देखकर कि केवल नौकर को चाटा पड़ा है, आंखें फेर ली। अब ये ऐसा अक्सर होता है कि कोई छोटा आदमी हो या जिसका स्टेटस नहीं है, उसके साथ कुछ भी हो, लोग उस पर ध्यान देते ही नहीं है। तो सबने ये देखा कि नौकर को चाटा पड़ा है, तो छोटा आदमी है, उसे क्या पूछना, उसके बारे में कौन जानकारी लेगा। तो अपना मुंह फेर लेते हैं और ये जानने की भी कोशिश नहीं करते कि चाटा क्यों मारा गया था। श्रीमती को जब इसकी सूचना मिली तो वो जैसे तंद्रा से जागी। हो ना हो इसमें कोई भेद है, मैं भी कैसी मूर्ख जो इस लंपट पर विश्वास करती रही और सब ताले खोलकर इसके सामने रख दिए। इसने न मालूम किस किस चीज पर हाथ साफ किया है, जो आज ही के दिन छुट्टी मांगने चला आया है। भागी हुई बाहर आई और बरामदे में खड़ी होकर हेतु को फटकारने लगी। उन्होंने वह कुछ कहा जो हेतु के कानों ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ एक संबंधी इकट्ठे हो गए और जलसे में विघ्न पड़ता देखकर श्रीमान को समझाने लगे। एक ने हेतु से पूछा, क्यों घर क्यों जाना चाहते हो, क्या काम है? हेतु ने फिर धीरे से कह दिया, जी काम है। इस पर श्रीमती का गुस्सा और भड़क उठा, मगर बाकी लोग तो बात को निपटाना चाहते थे। हेतु को चुपचाप ढकेल कर परे हटा दिया। फिर पति पत्नी में परामर्श हुआ। दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस वक्त चुप हो जाना ही ठीक है। मुंडन के बाद इसका इलाज सोचेंगे। हेतु बजाय इसके कि फिर काम में जुट जाता, बरामदे के एक कोने में जाकर बैठ गया और न हूं न हाँ चुपचाप इधर उधर ताकने लगा। इस पर श्रीमान आपे से बाहर होने लगे। पहले तो देखते रहे, फिर उसके पास जाकर उससे कड़क कर बोले, काम करेगा या मैं किसी को बुलाऊं? हेतु ने फिर वही रट लगाई। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही वाइफ को पता चलता है, श्रीमती जी को जैसे ही पता चलता है, तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उन्हें याद आता है कि मैंने पूरा चाबियों का गुच्छा तो इस मूर्ख को ही दे दिया है। पहले ही मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब पता नहीं इसने चाबियां लेकर किस किस चीज पर हाथ साफ किया है। और ये सारा प्लान करके वो ऐन इसी वक्त छुट्टी मांग रहा है जब हम बिजी हैं। तो वो सोच में पड़ गई और फिर आकर उसे बहुत ज्यादा गुस्से में फटकारा, डांटा। हेतु बेचारा खड़ा रहकर ये सारी चीजें सुन रहा था। तो कुछ वहां पर रिलेटिव आते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में माजरा क्या है। फिर हेतु को एक साइड कर दिया गया और उसको पूछा कि क्यों छुट्टी चाहिए, क्या काम है? तो फिर उसने यही कहा कि जी काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। फिर श्रीमती और ज्यादा भड़क जाती है कि इस वक्त पर तुझे काम छोड़कर छुट्टी की क्यों पड़ी है, तुझे तो काम पे ध्यान देना चाहिए। फिर भी वो अपनी छुट्टी की तरफ ही ध्यान देता रहा और छुट्टी ही मांगता रहा। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों ये तय करते हैं कि पहले इस फंक्शन को निपटा देते हैं और बाद में इसका इलाज करेंगे। यानी ये जो हेतु वाला मैटर है इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन अब जो फंक्शन चल रहा है उस पर ध्यान दिया जाए। तो हेतु बजाय काम करने के वो कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप इधर उधर देखता रहता है। काम करना अलग, लेकिन वो ना कुछ कहता है ना कुछ बोलता है, बस एक ही कोने में खड़े रहकर इधर उधर देखता है और यही रट लगाता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। आगे देखो क्या होता है। साहब मुझे जाने दो, मैं जल्दी लौट आऊंगा, मुझे काम है। आखिर में जब बहुत से लोगों का ध्यान उसी तरफ जाने लगा तो दो एक मित्रों ने सलाह दी कि उसका नाम पता लिख लिया जाए, उसकी तनख्वाह रोक ली जाए और उसे जाने दिया जाए। श्रीमान ने अपनी डायरी खोली, उस पर हेतु का पूरा पता लिखा, नीचे अंगूठा लगवाया और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तो जब वो जाने की ज्यादा जिद करने लगा तो कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि इसका पूरा पता, एड्रेस वगैरह लिख लिया जाए और इसकी तनख्वाह जो है रोक ली जाए। जब ये कह रहा है कि बाद में आ जाएगा तो इसको बाद में आने दिया जाए, जब तक इसकी तनख्वाह वगैरह जो भी इसकी सैलरी है उसको ना दिया जाए। तो वैसे ही किया गया। मालिक ने उसका पता वगैरह सब लिखकर नीचे अंगूठा, यानी आजकल तो साइन वगैरह होती है, पहले अंगूठा वगैरह ज्यादा चलता था, तो अंगूठा लगवाकर उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। दूसरे दिन श्रीमती ने अपना ट्रंक खोलकर अपनी चीजों की पड़ताल शुरू की। अपने जेवर, सिल्क के जड़ाई सूट, चांदी के बटन एक एक करके जो याद आया गिन डाला। मगर बड़े घरों में चीजों की सूची कहाँ होती है और एक एक चीज किसे याद रह सकती है। श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। तो जैसे ही वो चला जाता है दूसरे दिन हर एक चीज की जांच पड़ताल होती है, हर एक चीज को चेक किया जाता है। लेकिन बड़े घरों में अक्सर ऐसा होता है कि कोई लिस्ट वगैरह
बनाते नहीं है और याद भी नहीं होता है, तो वो जल्दी ही ठग कर बैठ जाती है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? कभी कोई नौकरों को यूं भी जाने देता है? अब मैं क्या जानूं क्या क्या उठा ले गया है। तो अब उसके ऊपर शक करने लगे, वो ये सोचने लगे कि ये कुछ ना कुछ चोरी करके गया है और उस टाइम हम चेक भी नहीं कर सकते थे कि क्या है उसके पास क्या नहीं, तो उसको जाने दे दिया गया। तो अब यहाँ पर वाइफ जो है हस्बैंड के ऊपर भड़क रही है या उसको कह रही है कि आपने उसको जाने क्यों दिया, ऐसा कोई नौकर को जाने तो नहीं देते हैं। जाएगा कहाँ? उसकी 3 महीने की तनख्वाह मेरे पास है। तो अभी हस्बैंड ने कहा कि वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि उसकी 3 महीने की जो सैलरी है वो तो मेरे पास ही है। वाह जी, 150 की चीज ले गया तो 20 रुपया तनख्वाह की वह चिंता करेगा। तो अब यहाँ पर क्या सवाल कर रही है, वाइफ कहती है कि वो 150 की चीज तो ले गया है, अब 20 रुपए की तनख्वाह के लिए क्या चिंता करेगा वो, जब उसके पास ज्यादा कीमती चीज है तो वो कम पैसे के लिए क्यों सोचेगा। तुम अपनी चीजों को अच्छी तरह देख लो, अगर कोई चीज भी गायब हुई तो मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा, मैंने उसका पता वता सब लिख लिया है। अपनी वाइफ से कहा कि सबसे पहले तुम अच्छे से जांच पड़ताल कर लो कि कोई चीज अगर तुम्हारी गुम हो गई है, नहीं मिल रही है, तो मैं पुलिस में उसकी रिपोर्ट करवा दूंगा क्योंकि उसका पता तो मेरे पास लिखा हुआ है ही। तुम समझ बैठे हो कि उसने तुम्हें पता ठीक लिखवाया होगा। अब वाइफ ने फिर से एक क्वेश्चन किया कि क्या तुम्हें लगता है कि उसने जो पता दिया है वो करेक्ट होगा? ऐसा भी हो सकता है कि उसने गलत पता दिया हो। दूसरा नौकर आ गया और घर का काम पहले की तरह चलने लगा। जब श्रीमती जी को कोई चीज न मिलती तो वह हेतु को गालियां देती, पर श्रीमान धीरे धीरे दिल ही दिल में अफसोस करने लगे। कई बार उनके जी में आया कि उसके पैसे मनी ऑर्डर द्वारा भेज दें, मगर फिर कुछ श्रीमती के डर से, कुछ अपने संदेह के कारण रुक जाते। तो जैसे आगे टाइम बीतता है, लोग भूल जाते हैं चीजें, कुछ चीजें याद रह जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि दूसरा नौकर आ जाता है, अपना काम पहले जैसा चलने लगता है। तो जब भी कुछ गलतियां वगैरह हो जाती तो श्रीमती जी कुछ ना कुछ बातें कहती हेतु को, तो वैसे ही यहाँ पर भी हेतु को ही गालियां देती थी श्रीमती। और दूसरी तरफ श्रीमान का यह था कि धीरे धीरे उनको दिल ही दिल में अफसोस होने लगा कि कई बार वो सोचने लगे कि 3 महीने की उसकी जो सैलरी है मैंने रोक कर रखी है और मनी ऑर्डर उसको करके उसको भेज दिया जाए। तो कभी तो वो अपनी वाइफ के डर से चुप हो जाते और कभी तो डाउट में थे कि उसको देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसी कारण वो रुक जाते थे। एक दिन शाम का वक्त था, थके हुए श्रीमान दफ्तर से घर लौट रहे थे जब उनकी नजर सड़क के पार एक धर्मशाला के सामने खड़े हुए हेतु पर पड़ गई। वही फटे हुए कपड़े, वही शिथिल अरूप चेहरा, उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। झट से सड़क पार करके हेतु के सामने जा खड़े हुए और उसे कलाई से पकड़ लिया। एक टाइम ऐसा होता है कि उन्हें हेतु नजर आता है सड़क के उस पार, और वो बड़े थके हुए होते हैं जब ऑफिस से आते होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि सड़क को क्रॉस करके जाते हैं और हेतु को कलाई से पकड़ लेते हैं और वो पहचान लेते हैं क्योंकि उसकी दिखावट ही ऐसी थी कि वो दूर से जल्दी से समझ आ जाता था। अरे तू कहाँ था इतने दिन? गांव से कब लौटा? अभी अभी लौटा हूं साहब, हेतु ने जवाब दिया। काम कर आया अपना? हेतु ने धीरे से कहा। जी। तो जैसे ही उसको पकड़ लिया, मतलब जैसे ही उसको मिले तो उससे पूछा कि अरे गांव से कब लौट आया, क्या तेरा काम हो चुका है? तो उसने कहा कि अभी लौटा हूँ, हाँ मेरा काम हो चुका है। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जो जलसे वाले दिन भाग गया? हेतु चुप रहा। बोलते क्यों नहीं, काम क्या था? मैं कुछ नहीं कहूंगा, सच सच बता दो। तो अब उससे पूछताछ होने लगती है। साहब उसको पूछते हैं कि क्यों इतना जल्दी में भाग गया था, जलसे वाले दिन, फंक्शन वाले दिन ही तू क्यों जाने के लिए इतनी जिद कर रहा था, क्या ऐसा काम था? तो वो चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। हेतु ने अपना कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करते रहे और उसको पूछते रहे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या काम था, किस वजह से तू जलसे वाले दिन ही भाग गया था। सहसा हेतु की आंखों में आंसू आ गए। होठ बात करने के लिए खुलते मगर फिर बंद हो जाते। बार बार आंसू छिपाने का यत्न करता, मगर आंखें ऐसी झलक आई थी कि आंसुओं को रोकना असंभव हो गया था। बाबू राम गोपाल पसीज उठे। तो जब उसको बार बार पूछने लगे कि क्या काम था, क्यों तू वहां पर चला गया था, तो उसकी आंखें जो है भर आई और वो रोने लगा। बहुत उसने कोशिश की कि उसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन आंखों पर उतना उसका कंट्रोल नहीं था और आंसू आते ही जा रहे थे। होठ खुलते थे लेकिन फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाता था। तो इस तरीके से जब उसकी हालत देखने लगे तो जो मालिक थे, जिनका नाम बाबू राम गोपाल है, वो पसीज उठे, यानी पसीजना यानी पेन में आ गए। जब उसको इस तरीके से इस हालत में देखा तो वो बहुत ज्यादा ही तकलीफ में आ गए। अच्छा क्या बात है? उसका कंधा सहलाते हुए बोले। जी मेरा बच्चा मर गया था, लड़खड़ाता हुआ आवाज में हेतु ने कहा। बाबू राम गोपाल को सुनकर दुख हुआ। थोड़ी देर तक चुपचाप खड़े उसके मुंह की ओर देखते हैं, फिर बोले, मगर तुमने उस वक्त कहा क्यों नहीं? तुमसे बार बार पूछा गया मगर तुम कुछ भी ना बोले, क्यों? हेतु ने धीरे से कहा, जी वहां कैसे कहता, खुशी वाले घर में ये नहीं कहते, हमारे गांव में इसे बुरा मानते हैं। और श्रीमान स्तब्ध और हैरान उस उज्जड़ गवार के मुंह की ओर देखने लगे।
तो अब पूरी कहानी उन्हें समझ आती है। वो कहता है कि मेरा बच्चा मर गया था, उसका बच्चा था जो मर चुका था, इसीलिए वो उस दिन जाने की जिद कर रहा था। तब उससे पूछते हैं कि तू उस दिन भी तो बता सकता था, जलसे वाले दिन भी अगर तू हमें बता देता तो भी चल जाता। तो इसने कहा कि ये हमारे गांव में बुरा माना जाता है कि खुशी वाले दिन हम कुछ ऐसी दुख की खबर कहें, ये हमारे गांव में इसे सही नहीं कहते हैं, इसे बुरा मानते हैं, इसीलिए मैंने उस दिन आपसे ये बात नहीं कही थी। तो जब ये बात पता चलती है तो राम गोपाल जी स्तब्ध हो जाते हैं, यानी स्टंट हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं और उसका मुंह देखने लग जाते हैं। जबकि इतना उसको गवार उज्जड़ कहा जा रहा है, फिर भी उसे इतना ज्यादा सेंस है, इतना ज्यादा उसको शऊर है कि उसने खुशी वाले दिन ये बात नहीं कही। भले वो मार खाता रहा, भले उसके साथ कैसा व्यवहार हुआ, लेकिन उसने ये बात नहीं कही। तो वो ये सोचकर उसका मुंह देखने लगे और वहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है। अब इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब तक आपको पूरी बात पता ना हो, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, किसी के साथ भी बुरा बिहेव नहीं करना चाहिए। ये हम सबको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।